हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लासेस थी, हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसका एक सेगमेंट हमने दो पार्ट में वीडियो बना हुआ है, दूसरा पार्ट आज है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे पार्ट 1 होगा, है ना, जिसके नीचे हम लोगों ने लिंक को शेयर किया था। तो आज जो है उसी वीडियो का हम पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन थे वो सब हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर लिया था। आज जो है 5वां क्वेश्चन, इस खंड में जितने भी क्वेश्चन हैं सब 4 मार्क्स के हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, बाकी आप देखिए सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको पूरा लिंक और पूरा पेपर का PDF फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। आप चाहें तो पेपर वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हैं। जहाँ पर कहीं कोई दिक्कत है आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिर भी अगर व्यक्तिगत तौर पर आपको कोई परेशानी आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मैसेज सेंड कर दीजिए, जहाँ तक होगा आपकी मदद की जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको मिलता है ना। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, हालांकि इस सेगमेंट में 4 खंड हैं, अभी हमने 2 ही लिखा है, इसके बाद हम बाकी 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, उस चैप्टर से लिया गया है। दिया सिद्ध कीजिए 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हल देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एज्यूम करना होता है जो भी संख्या आपको दी हुई हो उसको आप मान लीजिए कि वह क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है ना। तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि माना, ये सवाल इसी तरीके से लगता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड इसे बोलते हैं। जिस चीज़ को आप मानिए, एज्यूम करिए, उसको लेकर सवाल को हल करिए और लास्ट में इस फैक्ट को प्रूव करिए कि जो आपने एजम्पशंस लिया है वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब उसका जो अपोजिट होगा वही सही होगा, है ना। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए आपने माना दिन है और दिन नहीं आया तो फिर क्या होगा, रात होगा। इस टाइप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे ही आप किसी भी संख्या को परिमेय मानते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि हम परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं, पहली बात, है ना। जैसे यदि हम किसी संख्या को मानते हैं कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, यानी उस संख्या को हम a/b के रूप में राइट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर b क्या है, आपका शून्य नहीं होता, और साथ ही a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो a और b दोनों को विभाजित कर सके, यानी a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिलेगी। ठीक, यानी a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। एक कंडीशन होती है परिमेय संख्या के लिए। यानी अगर आप इसको मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात या इसका मतलब आप लिख सकते हैं 3√2 बराबर a/b, है ना। वेयर यानी कि जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर आप पक्षांतर करें तो कौड़ी में 2 बराबर a/3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और होता है, a भी सहअभाज्य संख्या है और a एंड b क्या है, एक पूर्ण संख्या, सॉरी एक पूर्णांक है ना। a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो देखिए अगर a और b पूर्णांक है तो a/b भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और यहाँ देखिए क्या है, कड़ी में 2 बराबर a/3 भी आ गया। इसका मतलब लिखेंगे आप यहाँ पर, चूँकि a b एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/b भी एक पूर्णांक संख्या होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, और इसी आधार पर आप ये भी लिख सकते हैं कि a/3b भी एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, अच्छा, और जब a/3 भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा,
अतः करणी में 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः करणी में 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, सॉरी, एक परिमेय संख्या है नहीं, है ना। आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः मानी गई अभिकल्पना गलत है। जो हमने एजम्पशन माना वो क्या है? गलत है। अतः 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही देखिए इसका प्रूफ करने का मेथड है और यही इसका क्या है? तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड यहाँ पर काम नहीं करता। यही आपको समझना पड़ेगा। ठीक, यही इसका एक तरीका है इसको आपको सॉल्व करने के लिए। पहले आपको कोई भी देखिए अपरिमेय संख्या 2 प्रकार की, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, है ना। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं तो अपरिमेय है, अगर अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। ठीक, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन वहाँ पर नहीं होगा। अब हमने इसको मान लिया क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। कोई भी आपको दिया हो, करणी में 5 को प्रूव करना होता है, 7 करणी में 2 को प्रूव करना, कुछ भी ऐसा सवाल में दे देता है आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। पहले आप उसे परिमेय मानेंगे, परिमेय मानेंगे तो उसे 2 चर पदों के डिवीजन के रूप में आप a बाई बी के रूप में आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं, जहाँ b बराबर नहीं है 0, a b पूर्णांक होते हैं और a b क्या होते हैं? साथ में सवाभाज्य होते हैं। तो √2 बाई a बाई 3b आएगा, है ना। और जब a बाई b पूर्णांक तो a बाई 3b भी क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या यानी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जबकि करणी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो हमने माना है वो क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। और इस आधार पर प्रूफ हो जाएगा, मतलब अपने आप को गलत साबित करके हम प्रूफ कर लेते हैं कि 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। राइट डाउन कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है आपको निम्नांकित रैखिक समीकरण जो आपको दिए हुए हैं, निम्नांकित रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन है, इनके पेयर से, यानी यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको दिया है, इनको आपको क्या करना? हल करना है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, उसके मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। बड़े क्वेश्चनों में कई बार 4 में और कई बार 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पेपर में दिए रहते हैं। इस पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे? मान लेंगे, माना, क्योंकि इसे हमें सरल भिन्न के सरल समीकरण के रूप में बदलना होगा। माना 1/x प्लस y बराबर u तथा 1/x माइनस y बराबर v। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/x प्लस y है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 5u प्लस 1/x v हो जाएगा। 1 में v का मल्टीप्लाई क्या है? v इक्वल टू 2। ये हो गया आपका, मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 15/x प्लस y है, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/x प्लस y। जब हम u लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 15u प्लस 5v इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपको 2। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करके u v का मान निकाल लेंगे और बाद में इसके बराबर करके x y का मान सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए, विलोपन करने के लिए हमें पदों को बराबर करना होगा। यदि हम यहाँ पर क्या करें? समीकरण 1 में देख लें क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, हाँ, समीकरण 1 में यदि हम क्या करें? 5 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से, क्योंकि हमें इसको इसके क्या करना होगा? बराबर करना होगा। समीकरण 1 में यदि हम 5 से गुणा कर लें तब भी हमारा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें इसको इसके क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो आप लिख लें समीकरण विलोपन विधि। आप जानते हैं समीकरणों को, अगर लीनियर इक्वेशन आपको 2 दिए होते हैं तो उसमें 2 अचर पद होते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए 3 विधियां आपको दी गई हैं, है ना। यहाँ पे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित, 3 विधियां हैं। यहाँ पे हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। समीकरण 1 में, ठीक, देखिए यहाँ 5 है, 5 के बराबर इसको बराबर करना है तो 5 से गुणा कर दीजिए ना। 5 से गुणा करके समीकरण
2 को घटाने पर, जैसा करते हैं वैसा हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25u प्लस 5v इक्वल टू 5 दूना 10। यहाँ देखिए क्या है आपका 15u प्लस 5v बराबर -2। घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। 25 में से 15 गया 10u, ये देखिए प्लस और माइनस इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा +0 और देखिए 10 में ये प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। यानी कि यहाँ से आपको u बराबर मिल जाएगा 12/10, 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, 6/5। ये मान आ गया आपका किसका, u का। u का मान आप किसी एक में रख करके v का मान निकाल लेंगे। आइए यहाँ पे करते हैं, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए यहाँ समीकरण 1 क्या था, 5 इंटू यू की जगह हम क्या रख सकते हैं 6/5 प्लस v इक्वल टू 2, यही था हमारा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 प्लस v इक्वल टू 2 आ गया, या v इक्वल टू 2 माइनस 6 या इक्वल टू -4, यानी v इक्वल टू कितना आ गया -4 आ गया। अब देखिए हमें क्या है, x और y के मान ज्ञात करने हैं, है ना। तो हमने माना था क्या 1+1/x प्लस y इक्वल टू u माना था, और u का मान कितना था हमारा 6/5 यानी 6/5। और हमने दूसरा माना था यहाँ पर 1/x माइनस y बराबर v, और v का मान कितना आ गया -4। अब यहाँ से देखिए हम हल करेंगे, यहाँ से हमें फिर 2 समीकरण मिलेंगे, ये तिर्यक गुणा होगा, इसका इधर इसका इधर, तो 5 इक्वल टू 6x प्लस 6y। यहाँ देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4x प्लस 4y इक्वल टू 1, ठीक। और ये पुनः देखिए 2 समीकरण आपको मिल गए, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर समीकरण 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्पेस अभी नहीं बचा है। तो यहाँ देखिए 2 समीकरण में मिल गए x y के फॉर्म में, समीकरण 3 और समीकरण 4, है ना। अब फिर हम यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक। अब देखिए यहाँ बराबर करने के लिए आपको ऊपर वाले में क्या है 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में 3 से। तो समीकरण बस जो करते हैं वहीं लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12x प्लस 12y इक्वल टू 10, और समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे तो -12x और प्लस 12y बराबर 3 से गुणा 3 एकम 3। जोड़ना है तो यहाँ पे साइन बदलेगा नहीं, आइए जोड़ते हैं, प्लस माइनस बराबर पद है, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 12 24 y प्लस 10 3 13, या y बराबर 13/24। ये y का मान हमें यहाँ पर मिल गया। y का मान हम किसी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लेंगे। आइए y का मान समीकरण 3 में ही रख लीजिए, या 4 में, जिसमें चाहे उसमें रखिए, मान एक ही मिलेगा आपको। समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान यदि आप समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए 6x प्लस 6 इंटू वाई की जगह क्या रख सकते हैं हम 13/24 बराबर कितना है 5 है बेटा। अब देखिए 6x बराबर देखिए 6 चौके 24, 13/4 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस 13/4, या 6x बराबर 4 पंजे 20 माइनस 13 पूरे के बटे 4, या 7/4। ये आपका आ गया 6x इक्वल टू 7/4, या x इक्वल टू आपका हो जाएगा 7/4 इंटू 6 7/24। तो यहाँ से आपको मिल गया x का मान 7/24। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 7/24
और y बराबर 13/24, है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट सवाल है ना। ये आपका आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, इस समीकरण के जो युग्म में पहले पद में प्लस था, दूसरे पद में अगर माइनस होता तब x y का मान दूसरा आता, जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमने दोनों जहाँ प्लस प्लस रखा है, इसलिए आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाले में ग, जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिया है एक नाव की शांत जल में, है ना। कोई एक नाव है, उसकी शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय इतना लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है? 30 किलोमीटर जा रहा है, और फिर धारा की दिशा में 30 किलोमीटर लौट करके वह आ रहा है। पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय इतना लगता है। धारा की चाल क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। दिया है शांत जल में नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, शांत जल में नाव की चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान सकते हैं यहाँ पर क्या? माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब कि जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव भी जा रहा हो, जिधर धारा जा रही हो उधर ही नाव भी जा रहा हो, तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी? x, यानी 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, ये क्या हो जाएगा? अब देखिए, धारा इधर है और नाव इधर जा रही है। धारा की चाल जो है उसको आपने x किलोमीटर प्रति घंटा माना है, नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पे माइनस हो जाएगी, सॉरी, हाँ, तो कितना जाएगा आपका? 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की दिशा में नाव की चाल, है ना। तो नाव की शांत जल में चाल 15 था, जब धारा में गया धारा की चाल जुड़ गई। जब धारा के विपरीत गया तो धारा की चाल को आपने क्या कर लिया? घटा लिया। ठीक, अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। अब धारा की विपरीत दिशा में कितना गया? 30 किलोमीटर गया, है ना। तो लिखेंगे नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय बराबर, दूरी बटा क्या है? चाल है। दूरी कितनी है? सवाल में दिया हुआ आपको 30 किलोमीटर, तो यानी कि 30 बटे चाल का एजम्पशन आपने मान रखा है धारा के विपरीत, तो 15 - x। ठीक, फिर क्या? फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटा है, यानी कि नाव द्वारा धारा के दिशा में दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, दूरी उतनी ही है ना, लेकिन चाल इस बार बदल जाएगी, तो समय कुछ और हो जाएगा, यानी 30 बटे 15 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत?
सबसे पहले आपने क्या किया, शांत जल में नाव की चाल जो दिया था लिख लिया, धारा की चाल आपने मान लिया, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आपने निकाल लिया। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय और धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगा समय, दोनों को हमने निकाल लिया। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, दिया है कि कुल समय कितना लगता है, जाने और आने में कुल समय कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट, है ना। आइए, कुल समय ये आपको दिया है कितना, 4 घंटा 30 मिनट। हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। यदि हम इसको पूर्ण रूप से घंटा में बदलें, देखिए क्या हो जाएगा, 4 घंटा प्लस, अब देखिए 1 मिनट में 1/60 तो 30 मिनट में 30/60 घंटा, है ना। 30 दूना 60, 2 चौके 8, 1 9/2 घंटा, यानी कुल समय कितना लगता है उसको 9/2 घंटा लगता है, जो कि सवाल में दिया है। इसी को बस हमने घंटे के रूप में लिख लिया है। अब आइए, प्रश्नानुसार, तो कुल समय यानी जाने और आने में, ठीक, दूरी में जाने में लगा समय कितना है आपका 30/15 माइनस x, प्लस वापस आने में 30/15 प्लस x बराबर समय कितना लगा है 9/2 घंटा। यहाँ से हो गया 9/2। अब इसी को हमें क्या कर लेना है, हल कर लेना है। आइए, यहाँ से हम 15 माइनस x और 15 प्लस x, इससे भाग देंगे, देखिए ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 30 15 प्लस x, फिर प्लस यह कैंसिल, ये वाला टर्म बचेगा 30 15 माइनस x बराबर 9/2। ऑलरेडी पहले से है, 2 का इधर गुणा होगा, इसका उधर गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 30 दूना 60, 15 प्लस x प्लस यह भी जाएगा 60, 15 माइनस x बराबर, इधर देखिए 9 का गुणा होगा तो 9, 15 माइनस x और 15 प्लस x, है ना। अब देखिए इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए गुणा करते हैं, तो 15 छक्का या 60 का गुणा, 15 छक्का 90, है ना, 60 है तो 900 प्लस 60x। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 900 माइनस 60x, है ना, बराबर, यहाँ देखिए 15 9 15 गुणा 9 करिए, 9 5 45 और 9 एकम 9 4 13, 135 माइनस 9x, है ना। और फिर इसका गुणा होगा, या इसको ऐसे गुणा करते a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख लिए 15 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ देखिए क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। चलिए ये देखिए कैंसिल हो गया, अब इधर क्या हो, 900 900 1800 बराबर 9, 15 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 9 को इधर ला देंगे तो 1800/9, यानी 9 दूना 18, 200 बराबर 15 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाँ, या माइनस x स्क्वायर बराबर, या इसको आप इस तरीके से हल कर लें, 200 इधर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर, या इसको इधर ले आइए, या इसको इधर ला के इसको इधर लेते आइए, यानी x स्क्वायर बराबर 225 को यहीं रहने दीजिए, 200 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 200, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर प्लस माइनस करड़ी में 25, सॉरी x बराबर करड़ी में 25 बराबर प्लस माइनस
5। अब देखिए यक्स क्या है, धारा की चाल, माइनस ही नहीं हो सकता, प्लस ही मान लेंगे, यानी धारा की चाल कितना जाएगा आंसर आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन बीच में फंसाता है, लेकिन पेशेंस रखेंगे, अगर नियम सही है, प्लस माइनस का आपने ध्यान रखा है, तो आंसर आपका सही आएगा। सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 5वें का देखिए घ क्वेश्चन जो है 5th का, मतलब चौथा क्वेश्चन 4 नंबर में दिया था। यदि निम्न चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी हो तो दर्शाए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ये आपको इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ना। तो यहाँ पर देखिए ओ ए इंटू ओ बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं, दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, या इसको हम लिख सकते हैं ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी, इसको इधर ले आए, है ना, बराबर ओ डी बटा ओ बी। ठीक, ये तो एक कंडीशन मिल गई, इसको आप कर लें इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये ए बी और सी डी क्या हैं, दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यह कोण, देखिए कोण ए ओ डी और कोण सी ओ बी, यह क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं चूँकि ए बी व रेखा सी डी परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि हम त्रिभुजों को देखें, त्रिभुज ओ ए डी और ओ सी बी को, तो ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी यानी संगत भुजाएं, है ना, का अनुपात, और ओ डी बटा ओ बी, ठीक, यानी यह भुजा इसके, है ना, और यह भुजा इस संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर दिया हुआ है, और एक कोण आपस में क्या है, बराबर है, और इस कारण से ठीक भुजा कोण भुजा वाले नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, अतः आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए भुजा ओ ए और ओ सी का अनुपात बराबर है ओ डी और ओ बी के अनुपात के, यानी यहाँ से आप देख लें त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी, है ना, ये हो गया क्या, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, और एक कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ बी के। और यदि ऐसा होगा तो त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज होंगे सी ओ बी के, है ना। और जब ऐसा हो जाएगा तो कोण ए बराबर, यानी संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, समरूप त्रिभुज बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, है ना। तो कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, है ना, यही आपको प्रूव करना था। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी पर यह क्वेश्चन बेस्ड था। 4 नंबर का आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना होता है ना। सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 6 नंबर में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी 4 खंड हैं। पहले हमने 2 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, क और ख को लिया है। ये भी 4-4 नंबर क्वेश्चन होते हैं, है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। ठीक, यहाँ पर पहले हम एज्यूम कर लें बिंदु A इक्वल टू आपका क्या है, ये 2 - 5 और पॉइंट B ये आपका है -2 9, है ना। दिया गया क्वेश्चन में कि x अक्ष पर, देखिए ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, इसको x डैश मान लें, इसको y डैश। तो x अक्ष पर बिंदु यहाँ से यहाँ कहीं हो सकता है,
चाहे वो बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट में y का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आप लिखेंगे चूँकि बिंदु x अक्ष पर है इसलिए y बराबर 0, है ना। तब माना बिंदु का निर्देशांक, तो एक मान तो 0 हो गया, एक मान को आप x मान लेते हैं, है ना। क्या है आपका x और 0 मान लिया आपने। अब देखिए यह क्या है, बिंदु समदूरस्थ है, तो x से मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इसकी दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मान लीजिए, माना बिंदु, इसको P मान लीजिए, है ना। माना बिंदु P का निर्देशांक, है ना, x 0 हो गया आपका, ठीक। चूँकि ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रश्न के अनुसार समदूरस्थ मतलब क्या, बराबर दूरी, PA बराबर PB। आइए वैल्यू रखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये मान लिया आपने x1 y1 एंड दैट्स विल बी x2 y2 हो गया आपका, ठीक। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस वहाँ -5 तो +5 का स्क्वायर। चलिए बराबर, ऐसे ही आपको क्या लेना होगा, PB लेना होगा। इस बार x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 2 होगा, यानी ये +2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का यानी कि 0 माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कॉर्नी गायब हो जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये देखिए कॉर्नी दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस 0.5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर भी आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर है क्योंकि -9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 81 हो गया, ठीक। यहाँ से आप देख लें आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर, यहाँ से भी मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। यहाँ देखिए जो समान पद है x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस आएगा, घट जाएगा ना, +4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस है प्लस है, ये नहीं कैंसिल होगा, ये इधर आएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। तो x वाले की एक तरफ कर लेते हैं, तो -4x और -4x इक्वल टू 81 माइनस 25। यहाँ से आपको मिल जाएगा -8x और यहाँ से आपका 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यहाँ हो जाए 7, 7 में से 2 गया 5, 56 या x इक्वल टू 56 अपॉन -8 इक्वल टू -7। आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ गई -7। आंसर ये नहीं होगा, आंसर आपने बिंदु ये माना है यानी कि निर्देशांक क्या होगा -7 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो, है ना। तो दैट्स विल बी द आंसर, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। 4 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। हालांकि आप पूरे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री देखें तो यहाँ 3 फार्मूले हैं और तीनों फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। एक आपका आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर, है ना। और निसंदेह उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो फार्मूले ऐसे ही आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, समदूरस्थता का इक्वल डिस्टेंस वाला, है ना, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में अगर इस फार्मूले पर आता है तो, ठीक। ये फार्मूला याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अगर कोई बिंदु किसी को अंतर्विभाजित करता है तो वही m1 m2 के अनुपात में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल पे होता है, 3 बिंदुओं को संरेखित प्रूफ करने के उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन करके आप इस यूनिट से 6 से 7 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। बहुत ही आसान यूनिट है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। एग्जाम में आप 2-3 दिन पहले भी अगर तैयारी करेंगे तो आराम से इस यूनिट को कर भी लेंगे।
और अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। आइए इसका ख पार्ट देखते हैं जो आपका त्रिकोणमिति पर है। और त्रिकोणमिति में देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार 3 और 4 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस मेमोरी बेस्ड होता है। सिर्फ आपको वैल्यू याद होनी चाहिए किसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सबकी वैल्यू आप पुट कर दें और उसको सॉल्व कर लें। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, क्योंकि sin 60 का √3/2 होता है, इसका जस्ट अपोजिट है कोसेक 60 अपॉन sec 30। तो sin 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। देखिए ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर यहाँ पे हमें आपको एलसीएम मिल जाएगा। देखिए बाई 1 कर लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आप ले सकते हैं 2 माइनस √3। ठीक, और नीचे आपको यहाँ पर जब आप इसको लेकर के ऐसे लिख करके अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए क्या 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है ना। तो यहाँ से एलसीएम आपका हो गया 2 माइनस √3 है ना, या 2√3 एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो 2√3 आपका यहाँ पर क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो √3 इंटू √3 है ना 1 से इसमें भाग देंगे तो यहीं आएगा, इसका गुणा होगा क्या होगा 2√3। यहाँ देखिए भाग √3 कट जाएगा, 2 दूना 4 है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया √3 प्लस 2√3 यानी कि 3√3 माइनस 4/2√3 है ना। ठीक, तो ऊपर आपको मिल गया 3√3 माइनस 4/2√3 डिवाइडेड बाई, इसी से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे है ना। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, आपका एलसीएम ले लेंगे तो 2√3 एलसीएम ले लेंगे, भाग देंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ भाग देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3, और यहाँ प्लस 1 है तो 2√3 है ना। इसी आपका आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 2√3 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 प्लस 3√3/2√3 है ना। ठीक, तो ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिलेगा 3√3 माइनस 4/1 अपॉन 3√3 प्लस 4/1। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3√3 माइनस 4/1 इंटू 1/3√3 प्लस 4, या यहाँ से आपका आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 है ना। यहाँ पर देखिए हर में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है तो हर का परमेयीकरण कर देने थे। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो फाइनली आप यहाँ पे करते क्या है, रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। ठीक, इसका देखिए इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 3√3 3 त्रिक 9 गुणे 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे यानी 9 त्रिक कितना हो जाएगा पूरा 27 ना। 3√3 का गुणा हो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 12√3। ठीक, इसके बाद जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 12√3। ठीक, और फिर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16। चलिए डिवाइडेड बाई, ये देखिए क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा a² माइनस b² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 27 प्लस 16 है यानी कि आपका हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4 43, और ये माइनस माइनस 12 24√3 अपॉन 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 27 माइनस 16। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है आपको और आराम से फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। रूट के मल्टीप्लाई को आपने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए,
वहाँ पर रूट्स के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, करणियों का आपस में गुणनखंड कैसे होता है, गुणा कैसे किया जाता है, कहीं कोई कन्फ्यूज से आप क्या कर सकते, एक बार एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर आते हैं, चाहे यहाँ पर त्रिकोणमिति में आएगा तो देखिए कई सारी ऐसी वैल्यू हैं जो रूट में आती हैं, है ना। रूट 3 की वैल्यू 1.76 भी होती है, आप उसे रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते वैसा करने की ज़रूरत त्रिकोणमिति में नहीं पड़ती। रूट्स की वैल्यू नहीं रखते बल्कि रूट्स को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, आंसर्स को कभी भी इस स्टेज में मत छोड़िएगा कि आपका हर में अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं लिखा जाता। मैथमेटिकली उसे हम रॉन्ग समझते हैं, गणितीय रूप से वो क्या होता है, गलत होता है। उसे हमेशा परिमेय संख्या में बदलते हैं, और परिमेय संख्या में बदलकर 2 पद हैं तो उसका क्या करेंगे, एकदम प्रतिलोम लेकर के माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, जिससे आपको एक परिमेय संख्या। देखिए अब यहाँ पे ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल है, ऐसा नहीं कि वो अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हर में संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पर जो हर में संख्या वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। देखिए छठवें का ग, 6 का ग नंबर दिया है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलेकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास डायमीटर आपको दिया 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात करना है। ठीक, जबकि धातु का 1 सेंटीमीटर की धातु का भार इतना है ना। फाइनली हमें पहले वॉल्यूम निकालना होगा, उसके बाद ही हम भार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको आयतन ज्ञात करना है, पहले इसको बना लेते हैं। देखिए कह रहे हैं एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे, है ना। चलिए एक बेलनाकार है ना, मान लीजिए आपका ठोस धातु है, ठीक, ये 2 बेलन हो गया। लेकिन इसके दोनों सिरे कैसे अर्धगोलाकार हैं, यानी इस पर भी एक ऐसा है अर्ध गोलाकार है। ठीक, चलिए इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वह 19 सेंटीमीटर है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमीटर है बेलन का, ये पूरा कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक, आइए अब इसको हम आयतन निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या है, जो आपकी ठोस है ना, वह ठोस जो है किससे बना है, इसको आप देखें तो ठोस जो है आपका एक बेलन प्लस 2 समान आकृति के अर्धगोले या 2 समान अर्धगोलों से आपका यह निर्मित है। ठीक, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में। अब आप एक बात समझिएगा कि देखिए जैसे बेलन का ये डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इस अर्धगोले की भी डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, इस अर्धगोले का भी डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का जितना डायमीटर होगा वो चारों तरफ होगा, यानी इसका रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2, और व्यास कितना जो बेलन का है क्योंकि उसी के ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है ना, तो व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस आपको मिला वह 3.5 सेंटीमीटर मिला, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3.5 होगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी यहाँ से यहाँ तक 3.5 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगा, क्योंकि अर्धगोले की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो फाइनली आपको अर्धगोले की त्रिज्या मालूम हो गई, यानी कि आप इसको कैपिटल आर से लिखते हैं तो आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है ना, यह हो गया अर्धगोले की त्रिज्या। अब एक अर्धगोले का आप आयतन निकाल लें, उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 का आ जाएगा, तो एक अर्धगोले का आयतन, तो हम लोग जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई को भी पाई ही रहने दें, आर क्यूब यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारे एक अर्धगोले का आ गया। 2 अर्धगोले क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ आपका आ गया। ठीक, 2 दूना 4 है ना, ये आ गया आपका
दोनों अर्धगोलों का आयतन। ठीक, अब देखिए जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन देखिए, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर तो मालूम है लेकिन यहाँ पर एच क्या होगा, तो देखिए संपूर्ण ठोस की ऊंचाई कितनी 19 सेंटीमीटर, इसमें 3.5 सेंटीमीटर इधर देखिए और 3.5 सेंटीमीटर इधर है ना। इस मेजरमेंट का, इस लेंथ का यहाँ पर क्या अर्धगोला है, यानी अगर हमें बेलन की हाइट निकालनी होगी तो हम उसमें से इधर से अर्धगोले और इधर से अर्धगोले की हाइट को घटा देंगे। 3.5 जोड़ने में कितना होता है 7 होता है। और इस प्रकार से अगर हम बेलन की हाइट निकालें, यानी कि बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठोस की संपूर्ण ऊंचाई माइनस दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, है ना। यानी कि ठोस की संपूर्ण ऊंचाई कितनी 19 सेंटीमीटर माइनस दोनों अर्धगोलों का 3.5 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी इक्वल टू कितना मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर। रेडियस इसका r क्या होगा वहीं 7/2 या इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यदि हम इसका वॉल्यूम देखिए, इधर लगा लेते हैं सवाल को, ये सवाल यहाँ लिखा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, रब करके हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ से देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, बेलन का वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई ही रहने देते हैं अभी क्योंकि लास्ट में सबको ऐड ही करना पड़ता है। आर आपका हो गया, यहाँ से आया था 3.5 का स्क्वायर एंड एच इक्वल टू 12। ये आपका आ गया बेलन का आयतन, है ना। इस प्रकार से ठोस का आयतन देखिए क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन, तो देखिए यहाँ ठोस का आयतन आपने लिखा था ना, एक बेलन प्लस 2 समान अर्धगोले, 2 अर्धगोलों का आयतन ये था और एक ठोस का आयतन ये है, यानी कि 3.5 ये स्क्वायर है ना, पाई इंटू 12 प्लस 4/3 पाई 3.5 का क्यूब। हल कर लेंगे, है ना। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा आपको, कॉमन के रूप में आप निकाल सकते हैं यहाँ से 4 पाई, है ना। 4 पाई को यदि आप बाहर निकाल लेंगे तो अंदर आपको मिलेगा 3.5 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3.5 का क्यूब। वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 22/7 और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 12.25, है ना। ठीक, इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3.5 इंटू 12.25, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 1925 डिवाइडेड बाई 3, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा ठोस का आपका क्या आयतन आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि यदि 1 सेंटीमीटर धातु का भार इतना है तो इतने सेंटीमीटर, है ना। लिख लेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार इक्वल टू 4.5 ग्राम, इसलिए 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार बराबर 4.5 इंटू 1925/3। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2887.5 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए फॉर्मूला और ठोसों के संयोजन के बेस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेंसुरेशन से हर साल पूछे गए हैं, है ना। ये 4 नंबर का प्रश्न है जो आपके फॉर्मूला बेस होता है। बस संयोजन करते समय या जो क्वेश्चन है उससे सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक राइट फिगर, एक राइट शेप को ड्रा करें और उसके बाद आप वॉल्यूम के संयोजन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, है ना। इसको सॉल्व कर लें, फिर इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का घ, है ना, मतलब जो 6वें का चौथा क्वेश्चन में दिया है कि के किस मान के लिए
बिंदु K -1 2 1 और 4 5 एक रेखा में होंगे। यह क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और सेम फॉर्मूला इसमें यूज होगा। वहीं अगर देखिए कोई भी 3 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ हो, है ना, और अगर ये प्रूव करना हो कि ये क्या हो, एक ही रेखा में, है ना, सब क्या कोलिनियर है, मतलब इस तरीके से, यानी यह बिंदु यहाँ पर है, यानी एक बिंदु मान लीजिए अगर जैसे A B C ये 3 बिंदु हैं, तो इनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तो ये B यानी A B C पर आ गया और C भी यहाँ पर, यानी यदि इस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या करते हैं, शून्य कर दें, है ना, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया शून्य हो जाएगा तो बिंदु ये कहाँ हो जाएगा, BC लाइन पर आ जाएगा और इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि तीनों लाइन क्या एक रेखा में, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए आपका बिंदु A है, ये B है और ये क्या है, C है, और तीनों एक ही रेखा में कब होंगे, जब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एरिया क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो आइए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया बेटा आपका x1 y1, ये x2 y2 और यह आपका हो गया x3 y3, है ना। और हम जानते हैं जब आपको इस तरीके से 3 बिंदु दिए हुए हों तो उनके फिर आप क्या करते हैं, क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, है ना, फिर प्लस x2, अब देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया x2 y3 के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसको इस सीक्वेंस में आप याद करेंगे x1 y2 y3, है ना। फिर इसको जब आप x2 से स्टार्ट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा y3 और उसके बाद माइनस y1, फिर प्लस आपका आ जाएगा x3 और y1 के बाद y2 माइनस y3, सॉरी y3 माइनस y1, फिर प्लस आपका x3 और x3 के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा y1 माइनस y2 और एक कोष्टक आपका बड़ा वाला बंद हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। और चूँकि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं तो त्रिभुज का, ऐसे चूँकि हटा देंगे, लेकिन तीनों बिंदु एक रेखा में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शून्य होता है ना। तो आप इसके बराबर क्या कर लेंगे, शून्य कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पर एक क्या है, k है, जो आपका क्या है, एक चर राशि, उसका मान आपको निकालना है। यानी कि इस कंडीशन में तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू क्या है, k इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y3, सॉरी यहाँ y3 होगा ना, हाँ 5, ठीक, फिर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 माइनस y1, y3 कितना है आपका 5 है, ठीक, y3 आपका कितना है 5 है, माइनस y1 की वैल्यू माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा +1, देखिए यहाँ पर -1 है, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4 और उसके बाद आपका ब्रैकेट में आ जाएगा y1 माइनस y2, यानी कि -1 माइनस y2 वैल्यू कितनी है 1, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के, ये 1/2 उधर जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे। वन बाई टू, सॉरी ये तो उधर चला जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 5k प्लस ये हो जाएगा 2 × 6 5 1 6 प्लस 4 इंटू -1 -2 इक्वल टू 0, या यहाँ से आपको मिल जाएगा k माइनस 5k प्लस 6 दूना 12 और ये हो जाएगा -8 बराबर 0, या k माइनस 5k प्लस 4 बराबर 0, ठीक। और देखिए k माइनस 5k यानी 5k में से हम क्या करेंगे, k घटा लें, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा -4k प्लस 4 इक्वल टू 0, या -4k इक्वल टू -4, या k इक्वल टू -4 अपॉन -4 इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू 1 के लिए, है ना, यह तीनों बिंदु क्या होंगे आपके समरेखी होंगे, यानी k की वैल्यू आप 1 रखेंगे
तब इन तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। और उस कंडीशन में ये प्रूफ होगा कि ये तीनों बिंदु क्या है, समरेखी हैं। तो आपको यही ज्ञात करना है k के किस मान के लिए, है ना। तो k बराबर 1 रखने पर ही यह तीनों बिंदु क्या होंगे, एक रेखा में होंगे। लगा लेंगे इस कंडीशन सवाल। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सवाल आता ही आता है, हर साल आता है। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन आपका को, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, ठीक। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन करके समांतर माध्य का क्वेश्चन दिया, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि श्याम अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को सबसे पहले आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है, और फिर उसके बाद आपको एज ए ग्राफ इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफी रूप में भी आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, है ना, श्याम की आयु फिर उसकी पुत्री की आयु। तो माना श्याम की वर्तमान आयु, है ना, इस समय श्याम की क्या आयु है, माना श्याम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना बेटा, ठीक। इसी तरह से उसके पुत्री की आयु, है ना, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अब आपको सबसे पहले देखना होगा 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जैसे अगर अभी किसी की आयु 100 वर्ष हो, तो आज के 7 साल पहले क्या होगा, है ना। तो आप लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व श्याम की आयु। तो अभी की आयु में से हम क्या करेंगे, 7 वर्ष को घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष, ठीक। और 7 वर्ष पूर्व श्याम की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। अब सवाल में क्या दिया है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। यानी कि जितनी उसकी पुत्री की आयु थी उसके 7 गुना किसकी आयु थी, श्याम की आयु थी। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, जो कंडीशन आपको दिया हुआ है प्रश्नानुसार, तो 7 वर्ष पूर्व जो श्याम की आयु थी वह थी कितनी, 7 गुनी थी उसकी पुत्री की आयु की, है ना। यानी यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, या यहाँ से आपका होगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, या x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से आप क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 9 में 7 गया 2, 42 माइनस का 42, या x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू 0, दैट्स विल बी द इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहाँ से आप समीकरण 1 निकाल लिए, ठीक। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अभी से 3 वर्ष आगे की बात की जा रही है। तो आप लिख लेंगे 3 वर्ष बाद श्याम की आयु। तो अभी श्याम की आयु कितनी थी, x वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। इसी तरीके से 3 वर्ष बाद श्याम की पुत्री की आयु बराबर अभी कितनी y है, और कितनी हो जाएगी, +3। श्याम कह रहा है कि अब से 3 वर्ष मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद श्याम की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी रह जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी, है ना। यानी ये प्रश्नानुसार आपको मिल गया x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद श्याम की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, है ना। अब इसका समीकरण भी आप हल कर लें। तो यहाँ देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, या इसको इधर लाएंगे x माइनस 3y, 9 भी इधर आएगा, देखिए 9 और एक प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, है ना। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप, ठीक। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि सवालों को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो पहली कंडीशन आपकी आ गई x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू 0। दूसरी आ गई आपकी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब इस क्वेश्चन में आपसे श्याम और पुत्री का नहीं पूछा, बस पूछा क्या इसको बीजगणितीय रूप में, तो ये तो हो गया क्या आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफीय रूप में चेंज करेंगे, है ना। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x माइनस 7y इक्वल टू 42 है ना। तो अब देखिए अब x का या यहाँ पर आप क्या करें y का डिफरेंट मान रख करके x के आप अलग अलग मान निकाल सकते हैं, है ना। या तो यहाँ पर देखिए आपका एक ग्राफ बनेगा, यानी पहले आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लें, ठीक, y के अलग अलग मानों के लिए x के मान। तो इधर बना लेते हैं। सबसे पहले चलिए y इक्वल टू आप क्या रख दीजिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो अगर हम y इक्वल टू क्या रखते हैं 0 रखते हैं, यानी y इक्वल टू 0 रखने पर तो x माइनस 0 इक्वल टू 42, यानी x इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है 42, ठीक। अगर हम y इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा और बड़ा मान रख लेते हैं 4 रख लेते हैं, है ना। तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा x माइनस 7 इंटू 4 इक्वल टू 42, यानी x माइनस 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, ठीक। तो प्लस मान रखने पर ये हमारा क्या होगा, देखिए इधर जाएगा तो प्लस हो गया और बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये देखिए आपको अपने से जूम करना होगा ना, तो यहाँ पे कोई ऋणात्मक मान रख लेते हैं। चलिए -4 रख लिया हमने, तो ये -7 इंटू क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ आ जाएगा क्या +28, या x इक्वल टू 42 माइनस 28, ये देखिए 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 आ गया। यानी कि y इक्वल टू आपने क्या रख लिया -4, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया 14 मिल गया, है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए 2 वैल्यू तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आप चाहें तो और भी मान रख सकते हैं, ठीक। तो y इक्वल टू और कोई एक मान रख लीजिए। चलिए दूसरा मान रख लेते हैं -3 रख लेते हैं, या -5 -6 को हम कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर x इक्वल टू क्या रखें -7, है ना, तब देखिए आपको क्या मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू -7 रखने पर x माइनस 7 इंटू वाई का मान -7 इक्वल टू क्या होगा 42 है, या x प्लस 49 इक्वल टू 42, या x इक्वल टू 42 माइनस 49। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मान आपको -7, है ना। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा -7। तो y इक्वल टू आपने कितना रखा -7, तो x इक्वल टू भी आपको क्या मिल गया -7 मिल गया। इस तरीके से देखिए 3 आपको डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट मान मिल गया, है ना। तो अब इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, x और y कोऑर्डिनेट लेना होगा, उस पर उसके अकॉर्डिंग आपको बिंदु लेना पड़ेगा। चलिए अच्छा समीकरण 2 से भी हम निकाल लेते हैं, ग्राफ फिर बाद में बनाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे। अब समीकरण 2 को ले लेते हैं ना, 2 लाइन बनेगा, क्योंकि देखिए क्या है, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आपके हैं, है ना, ठीक। तो समीकरण 2 से क्या है आपका x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, या इसको आप ले सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, टेबल यहाँ पर आप बना लीजिए, y के अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए y इक्वल टू पहले आप ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग y इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या जाएगा -3 इंटू -1 इक्वल टू 6, या x प्लस 3 इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू आपने क्या लिया -1, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। चलिए ऐसे ही y का और भी कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, y इक्वल टू -2 ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू 6, या x प्लस 6 इक्वल टू 6, या x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0 मिल गई, है ना। तो y इक्वल टू आपने क्या लिया -2, तो x इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0 मिल गया, है ना। इस तरीके से ये एक चार्ट आपको मिल गया, ठीक। कोई जरूरी नहीं, 2 बिंदुओं से भी आप क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो एक देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, जो दिया हुआ था उसमें कुछ एजेंशन को लेकर के आपने ये दोनों बीजगणितीय रूप में आपने क्या किया, इस स्टेटमेंट को आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान हमने ज्ञात करके 2 टेबल बना ली। अब इन दोनों टेबलों से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे। क्योंकि अब देखिए पूरा स्पेस भर चुका है, तो आप इसको पहले एक बार क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, फिर हम आगे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे तो हमें यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ये सपोज दैट आपका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका y हो गया, है ना, ठीक। अब देखिए जैसे आपको ग्राफ बनाना होता है ना, ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको ऐसे वैल्यू लेने पड़ते हैं ग्राफ में आप सुटेबली उसको क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। तो ये तो हमने मान लीजिए एज एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, कुछ और भी वैल्यू लेंगे कुछ छोटे छोटे मान मिलेंगे। ये थोड़ा सा आपको अपने कॉमन सेंस का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम y इक्वल टू क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 5 35, यानी x माइनस 35 बराबर 42। और x को जब हम उधर ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। इस तरीके से आप छोटे छोटे मानों को भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये 2 मान ले लेते हैं, चलिए, ठीक, जिनसे हमें ग्राफ को क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक। तो चलिए अब देखिए x पर आपको 14 और -7 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो चलिए मान लीजिए आप यहाँ पर 1 2 3 1 सेंटीमीटर दूरी पे भी आप ले सकते हैं, हाफ सेंटीमीटर दूरी पे ले सकते हैं, आप फ्री हैं। आप चाहें तो 2 का इंटरवल ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू है तो आप क्या करिए 2, है ना, 4 6 इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। तो जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा स्पेस हो, ग्राफ आप फ्री हैंड से बनाएंगे, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंटरवल लें तो ये वैल्यू जो डिस्टेंस होगा, है ना, हर एक पॉइंट के बीच में इक्वल होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये मान लीजिए अगर आपका y इक्वल टू, है ना, -4 पर 14 आता है, ठीक। तो y कुछ और वैल्यू लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो, थोड़ा हमें कम आंसर में मिल जाए, ताकि इतना बड़ा हमें ग्राफ न बनाना पड़े। तो यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए y की और कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज दैट 5 ले लेते हैं, है ना। तो अगर y इक्वल टू 5 लेते हैं यहाँ पर, ठीक, तब देखिए x इक्वल टू आपको क्या मिलता है, तो समीकरण आपका यही था। तो y इक्वल टू 5 पर x माइनस 7 इंटू 5 इक्वल टू 42 है, या x माइनस 35 इक्वल टू 42, सॉरी -5 लें तब सही रहेगा, है ना, ठीक। तब आपका क्या हो जाएगा, यह x इक्वल टू 42, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो ये 35 और ये आपका चला गया, कितना आ गया, 7 आ गया, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। y इक्वल टू आपने -5 लिया तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया, यानी यहाँ तक में आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इतना लंबा आपको उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 6 भी -6 ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा हौश पौश हो रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग x के डिफरेंट में बहुत सारे मान आ सकते हैं ना। यहाँ पर आपको उन्हीं मानों को लेना होगा जिससे आपका क्या हो, ग्राफ छोटे में और स्पष्ट तरीके से बन जाए, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसलिए देखिए चेंज करके इन वैल्यू को नहीं लिया, क्योंकि हाँ -4 लेते तो आपको 14 तक दिखाना पड़ता, 0 तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 42 तक फिर आपको x कोऑर्डिनेट पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने होते हैं, ठीक। तो हमने क्या लिया, -5 को लिया, जिससे हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 7 मिल गया, ठीक। एक वैल्यू हमारी क्या है, -7 पे -7 है ना। तो अब हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा, इसको आप क्या कर सकते हैं, रफ कर दीजिए, ठीक। अब देखिए ये आपका हो गया 7 तक। ऐसे ही आपको निगेटिव में भी आना होगा, है ना, ठीक। तो निगेटिव में भी देखिए यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इंटरवल लें तो एक से दूसरे के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, और इसलिए आप स्केल का इसमें यूज करेंगे, ठीक। ऐसे ही आपको y एक्सिस पे देखिए क्या वैल्यू दिखानी है, -7 -5 दिखाना है ना। तो चलिए पहले ऊपर आप ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से नीचे आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। जितना ज़रूरत होगा उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू -7 पर y की वैल्यू भी क्या है, -7 है, यानी x की वैल्यू -7 किधर होगा, इधर होगा, यानी वो पॉइंट यहाँ होगा।
तो x कोऑर्डिनेट से इसके लगा के आप ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेंगे। y की वैल्यू भी कितनी -7, यानी कि -7 से यहाँ से भी आप डॉटेड लाइन ऐसे क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे ही वो पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -7, ठीक। ऐसे ही आप क्या करिए, फिर देखिए x की वैल्यू 7 के लिए y की वैल्यू कितनी है, -5 है, सॉरी। तो x = 7 के लिए y की वैल्यू कितनी, -5 है ना। तो यहाँ से भी आप इसी डॉटेड लाइन नीचे खींच लेंगे। यहाँ देखिए -5, ये जहाँ कट कर रहा है वहीं पर आपको जो बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा, -5 and 7, सॉरी 7 and -5। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को आप स्केल लगाकर क्या करिए, एक दूसरे से मिला दीजिए, है ना। यह जो लाइन आई यही क्या है, इस इक्वेशन का ग्राफीय निरूपण है ना, ठीक। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं इसका इक्वेशन x - 7y - 42 = 0, ठीक। तो यह एक समीकरण क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरे चार्ट के लिए यहाँ देखिए वैल्यू छोटी छोटी है। y = -1 के लिए x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो y = -1 देखिए कहाँ, यहाँ पर है, ठीक। और इसके लिए x की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी यहाँ 3 से ऐसे लाइन खींच दिया आपने, यहाँ से खींच दिया, ये जहाँ पर कट किए वहीं पर क्या हो गया आपका, ये पहला पॉइंट हो गया। ऐसे ही y = -2 के लिए x की वैल्यू कितनी है, 0 है। y = -2 के लिए x की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी वो पॉइंट कहाँ होगा, यहीं पर होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 इसी पर मिलेगी, ठीक, मूल बिंदु की, है ना, यानी उसी कोऑर्डिनेट पर। अब इन दोनों को आप क्या करिए, मिला दीजिए। यह देखिए आपको किसका समीकरण मिल गया, सॉरी किसका लाइन मिल गया, x - 3y - 6 = 0। अब इसको आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा सबके लिए वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन लंबी है लाइन छोटी है, इस लाइन को भी आप क्या कर सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, अलग अलग मान के लिए, यह अनंत तक जाएंगे, ठीक। तो ये तरीका होता है इस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कई बार वैल्यू x y की निकालना ही पड़ता है, तो यहाँ हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, 3 विधियाँ हैं हमारे पास, किसी का यूज करके। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे न तो श्याम की आयु पूछा है, न तो उसकी पुत्री की आयु पूछा है, सिर्फ कहा है कि आप क्या करें, इसका बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण करें। तो सबसे पहले जैसा दिया था हमने एजम्पशंस करके, चीज़ों को मान करके यहाँ से निकाला, फिर हमने समीकरण में y के डिफरेंट मान के लिए x के हमने मान निकाले। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो पॉज करके चीज़ों को देख लें, आप आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस वैल्यू को लेने के लिए आप फ्री हैं, आप कोई भी मान ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि आपका ग्राफ थोड़ा सा सूटेबल बने। अब बहुत बड़ा, जैसे 42 पे अभी आया था एक वैल्यू, तो 42 के लिए फिर आपको उतने कोऑर्डिनेट खींचने पड़ते हैं ना, तो उससे दिक्कत होती है। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन में एक सवाल और दिया था, उसी में 7वें क में ही, है ना, ये समांतर माध्य का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, लेकिन है छोटा सवाल है, ठीक। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे है ना, किस सवाल को किस तरीके से लगाते हैं। दोनों में कोई एक करना है, तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट, वो भी क्वेश्चन ईजी था, यह भी क्वेश्चन आसान है। देखते हैं, दिया कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, 25 है, तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बारंबारता में एक जगह यफ दिया हुआ है, ठीक। उसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहले हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, तो प्राप्तांक, फिर इसके बाद बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लेते हैं, है ना। तो 0 से 10 इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 6 है। 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी आपकी f दिया है, 20 to 30 में फ्रीक्वेंसी आपकी 6 दिया हुआ है, 30 to 40 में फ्रीक्वेंसी आपका 10 है, एंड 40 to 50 में फ्रीक्वेंसी आपका 5 है ना, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम क्या निकालते हैं आपका, तो यहाँ पे हम x × f निकालते हैं, है ना, ठीक। सॉरी, पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर x निकालना होगा ना, ठीक। इंटरवल होगा, मीन निकालना होगा, यानी कि मध्यमान। क्या निकालना होगा, मध्यमान। और मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है ना, यानी कि उच्च सीमा। मध्यमान की फार्मूला आप जानते होंगे, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। मध्यमान निकालने के लिए आपको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहाँ देखिए उच्च सीमा कितना, 10 + 0/2 कितना आ जाएगा, 5। इसे यहाँ देखिए क्या, 20 + 10 30/2 = 15, 30 20 25, 40 30 70, यानी कि 35 45, है ना, ठीक। 50 40 90/2 45।
ये आ गया आपका क्या मध्यमान, और इसका हम निकाल लेते हैं क्या एक्स एफ, संगत बारंबारता से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई होगा 6 में कितना जाएगा 30, इसका मल्टीप्लाई 15f, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 छक्का 150, 150, यहाँ पे 350, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 45 पंजे 5 पचे 25, 5 चौके 20 2 22, 225 है ना। ठीक, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से हमें क्या निकालना होता है सिग्मा एक्स एफ और सिग्मा एफ, ये तो निकालना होता है ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है समांतर माध्य दिया हुआ है। चलिए आइए, तो सिग्मा एक्स एफ क्या हो जाएगा, तो सभी पदों को आपस में जोड़ देंगे। यही एक क्या है आपका चर पद है, इसको अलग रखेंगे। तो देखिए 30, 150, 350, 225 है ना। देखिए 5, 5 2 7, 5 12, 3 15, 1 2 3 2 5, 5 2 7 है ना। चेक कर लेंगे, 5 आ गया, 5 2 7, 5 12, 3 15, हाथ में आया 1 1 और 1 2, 3 2 5, 5 2 7, 755 प्लस 15 एफ है ना। ये आपका आ गया सिग्मा एक्स एफ। सिग्मा एफ देखिए 6 6 12 10 22 5 27 यानी 27 प्लस एफ, ये आ गया आपका क्या सिग्मा एफ। फॉर्मूला हम जानते हैं समांतर माध्य इक्वल टू क्या होगा आपका सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ है ना। सिग्मा एक्स एफ की वैल्यू कितनी है 755 प्लस 15 एफ बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 27 प्लस एफ। बाकी समांतर माध्य क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 25 इक्वल टू आप क्या कर लेंगे 25, और यहाँ से आप चीज़ों क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर आ जाएगा 25, 27 प्लस एफ इक्वल टू 15f, 25 को गुणा 27 में करें तो यहाँ देखिए 25 7 175, 5 हाथ में आया 17, 25 गुना 50 और 17 67, 675 प्लस 25f इक्वल 755 प्लस 15f। इन सबको इधर लाते हैं, देखिए 25f माइनस 15f हो जाएगा, इधर 755 माइनस 675, ये हो गया आपका 10f इक्वल टू यहाँ देखिए 5 में 5 गया 0 और 15 में 7 गया 8, 80 या f इक्वल टू 80/10 इक्वल टू 8, यानी f इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 है ना। तो यहाँ पर यफ का ही मान ज्ञात करना, तो यफ की वैल्यू कितनी जाएगी 8 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया आपने, टेबल क्रिएट किया, मध्यमान निकाला। मध्यमान कैसे निकालते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 करके निकालते हैं। फिर आपने उस मध्यमान का संगत बारंबारता के साथ क्या किया गुणा करके एक्स एफ को निकाला है ना। इसमें यहाँ पर एक अचर पद यफ दिया हुआ था, सॉरी चर पद है ना, इसका मल्टीप्लाई किया। इसको यहाँ पे जोड़ते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ गलतियाँ यही होती है, कई बार बच्चे 15 को इसके साथ जोड़ देते हैं और प्लस यफ लिख देते हैं, यहीं पर आप मिस्टेक कर जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, बेसिक गणित की जो कमी है उस पर आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बाकी समांतर माध्य का फार्मूला आप जानते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 7th का जो दूसरा सवाल है, दिया कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं ना। ये चलिए दवा का मान लीजिए एक कैप्सूल है, ठीक, जो एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे पर, इस बेलन के दोनों सिरे पर अर्धवृत्त लगा हुआ है, यानी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। सवाल करें पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी कि कैप्सूल की लंबाई यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है वो क्या है 40 mm है ना, ठीक, तथा इसका व्यास ये जो यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 5 mm है। तो कैप्सूल का आयतन आप क्या करिए ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए
अगर यह क्या है, बेलन का डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 5 mm होगा, ठीक, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। लिखेंगे चूँकि बेलन या बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 5 mm, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 mm, ठीक। और देखिए बेलनाकार भाग का व्यास ही क्या होगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर 2.5 mm, यानी कि जो त्रिज्या इस बेलन की यहाँ से यहाँ तक होगी वहीं इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 2.5 mm होगा, यहाँ पर भी यही कितना होगा 2.5 mm होगा, ठीक। तो अब आपसे क्या पूछा है, कैप्सूल का आयतन पूछा है। कैप्सूल का आयतन निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धवृत्त का आयतन। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको कैप्सूल का आयतन मालूम चल जाएगा। आइए अब हमें बेलन की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी होगी। बेलन की ऊंचाई बराबर कैप्सूल की कुल ऊंचाई माइनस, अब देखिए एक अर्धवृत्त त्रिज्या घटाएंगे फिर दूसरे अर्धवृत्त त्रिज्या घटाएंगे, यानी 2 गुणे अर्धवृत्त की त्रिज्या को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कैप्सूल की कुल ऊंचाई आपको दिया हुआ कितना 14 mm, और 2 गुणे अर्धवृत्त त्रिज्या कितनी है 2.5 mm, यानी 14 mm माइनस 5 mm, और 14 में से 5 गया 9 mm। ये आ गया बेलन की ऊंचाई h बराबर। चलिए अब यहाँ से आप क्या करिए, आयतन निकालिए। तो पहले आप निकाल लेंगे बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h, है ना। पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 22/7। रेडियस बेलन का आया हुआ था 2.5 mm इंटू 2.5 mm, और वैल्यू ऑफ द एज कितना है 9 mm, ठीक। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमें बेलनाकार भाग का क्या हो जाएगा, आयतन मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22 इंटू ये हो जाएगा आपका 6.25 mm इंटू, सॉरी ये mm एक साथ चला जाएगा सब, इंटू 9 mm³/7, ठीक। 7 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 6.25 इंटू 9 mm³ डिवाइड 7 से भाग दे दिए, है ना। अब क्या करिए, गुणा कर लीजिए, ठीक। 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 4 22, 9 × 6 = 54, 2 56, 56 इंटू 25 इंटू 3.14 mm³। ये आपका आ गया क्या, बेलनाकार भाग का आयतन। इसका भी आप चाहें तो यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, है ना। 56.25 इंटू 3.14 में 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 10, 4 × 6 = 24, 2 26, 4 × 5 = 20, 2 22, 1 × 5 = 5, 2 × 2, 6 × 6, 5 × 5, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16, 0 5, 6 2 8 5 13, 6 2 8 7 15, 1 16, 8 5 13 2 15, 1 16, 6 1 7 1, 0.1234, 1 2 3 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 176.63 है, बाकी छोड़ देंगे mm³, ठीक। यह आपका आ गया बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक। अब अगर आप एक अर्धवृत्त का आयतन निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों अर्धवृत्तों का आयतन आ जाएगा, ठीक। तो आप लिख लेंगे एक अर्धवृत्ताकार भाग का
आयतन क्या होगा, तो आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है आपका 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 mm³। ठीक, क्यूब है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ देखिए 3 से कुछ कट रहा हो तो उसको काट लेंगे यहीं पर, क्यूब। इसका इसमें आप बुरा कर लें 25 पंजे 125 को 5 हाथ में आया 12, 25 दूना 50 और 12 62 को 2 हाथ में आया 6 और 25 छक्का 150 156 है ना। 0.21 3 स्थान पर लगा लेंगे तो 15.625 गुणे 2.092 ठीक mm³। इसका भी गुणा करके हल कर लेंगे। 13.93 9.00 आया है, इसको हम लिख सकते हैं 13.93 mm³। ये आ गया आपका क्या, एक अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, है ना, इधर का रफ कर देंगे पोर्शन। आप क्वेश्चन में देखिए इस भाग का जो क्षेत्रफल नहीं आयतन आया कितना 13.93 mm³। इस भाग का कितना आ गया आयतन 176.63 mm³। और देखिए यह भी क्या है अर्धवृत्त रेडियस सेम है तो इसका कितना आ गया 13.93 mm³। इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका आ जाएगा लगभग 2.26 mm³। ठीक, दशमलव के इधर के मान में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है क्योंकि आपने वैल्यू बहुत जगह क्या कर दिया है, छोड़ दिया है राउंड फिगर में लेने के लिए। ठीक, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो यह इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ना, यह भी 7वें के ख में अथवा वाला है ना। 7वें क में 2 सवाल थे, इसमें भी 6 नंबर सवाल है। यह समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने में 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यानी ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, यानी अवनमन कोण बनेगा ना दृष्टि रेखा से, है ना, मतलब क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा क्या है आपकी नीचे की ओर है, तो कोण क्या होगा अवनमन कोण होगा। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज ठीक पीछे हो, दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी आप क्या करिए ज्ञात कीजिए। सपोज देखिए ये आपका क्या है लाइट हाउस हो गया, है ना, और ये हो गया आपका तल। ठीक, अब इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है आपको 75 मीटर, और यहाँ से आप मान लीजिए चीज़ों को क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, तो 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। ठीक, ये मान लीजिए पहली जहाज़ है आपकी, ठीक, और यह एक दूसरी जहाज़ है ना। तो आपका जो अवनमन कोण है ना, ठीक, वह क्या है 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश, यह कोण आपका 30 अंश है और यह दूसरा कोण आपका 45 अंश है। ठीक, कोई बात नहीं। और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, है ना, तो यह देखिए जहाज़ 30 अंश वाली है ना, एक जहाज़ यहाँ पर है और दूसरी जहाज़, ठीक, तो इसके मतलब ये वाली जहाज़ इसके क्या है ठीक पीछे है। तो दोनों के जहाज़ों के मध्य की क्या करनी है आपको दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए यह बिंदु आपका ए हो गया, यह बिंदु आपका बी हो गया। अब इसके बाद क्या है, यह बिंदु मान लीजिए सी और यह क्या हो गया डी हो गया। अब देखिए एकांतर कोण के हिसाब से देखिए, अगर यह कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 अंश है, तो यह कोण भी कितना होगा आपका 30 अंश होगा। और जैसे यह कोण 45 है तो यह कोण भी कितना होगा आपका 45 अंश होगा, है ना। आपको दूरी निकालने के लिए दोनों जहाज़ों के मध्य की, यानी फाइनली हमको सी डी क्या होगा यह फाइंड आउट करना है। आइए हम सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज अपना बी ए सी में, समकोण त्रिभुज बी ए सी में। देखिए हमें कुल मिलाकर इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये तो हमें दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में, क्योंकि थीटा के सामने का कोण लंब कहलाता है, ठीक, दूसरी भुजा आधार कहलाएगी क्योंकि 90 से सामने वाला क्या हो गया कर्ण हो गया। ये सब हम जानते हैं बेसिक चीज़ें। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में लंब और आधार में या तो हमें tan संबंध बताया गया, तो कॉट में tan थीटा का मान कितना है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा के ए सी। ठीक, इसकी वैल्यू होगी 1। ए बी का मान आपको दिया है 75 मीटर
और AC यानी कि AC इक्वल टू आपका आ गया 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 75 मीटर। ठीक, चलिए इसी तरीके से आप ले लेंगे समकोण त्रिभुज। अब आप ले लीजिए किसको, BDA को, सॉरी BAD को। ठीक, यहाँ भी ले लीजिए आप 10। अब कितना मिलेगा आपको, 30 अंश। 10 30 अंश बराबर, अब आपको यहाँ पर देखिए ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपका लंब बटा आधार होगा तो लंब तो AB होगा, लेकिन आधार आपका AD हो जाएगा। 30 का मान 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है आपकी, 75, और AD आपका कितना है आपको फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा AD इक्वल टू 75√3 मीटर। देखिए AD यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है ना, और AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी कि अगर AD में से हम AC घटा तो हमें CD मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ लिख लेंगे चूँकि AD माइनस AC बराबर CD है ना, तो AD कितना है आपका 75√3 माइनस AC कितना आ रहा है 75 इक्वल टू CD, या CD इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। यानी एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी के सवाल बहुत आसान होते हैं, बच्चे से डरते जरूर हैं, लेकिन अगर आपने चित्र को सही से बना लिया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके सवाल लगाना है। एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सारे मॉडल पेपर और चीज़ों में पता नहीं क्या चीज़ें दी हुई हैं। हाई स्कूल सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बनेंगे तो 2 त्रिभुज वाले ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे। अनुमान कोड, उन्नयन कोड, यही तो सारी चीज़ें हैं। एक सवाल पेडेस्टल का आता है, उस पर भी थोड़ा वर्क कर लीजिएगा। बाकी हम और नए मॉडल पेपर भी ले आएंगे तो उसमें भी चीज़ों को सॉल्व कराएंगे। इस तरीके से हमने इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा लिया। 2 पार्ट में वीडियो है, इसके पहले वाला भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसको भी लिंक में आपको यहाँ से PDF भी मिल जाएगा। बाकी हर एक क्वेश्चन को हमने लिख कर सॉल्व किया है। 7 क्वेश्चन ही पेपर में होते हैं, है ना। ये सब 6-6 नंबर क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल में भी होते हैं। तो पेपर का पैटर्न यूपी बोर्ड का पिछले सालों से यही रहा है, यही आगे भी रहेगा। ठीक, पेपर को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। थैंक यू।